हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी CHSL 2024 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसका 1 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस। तो ये सेट 3 है और इसके पहले सेट 1 और सेट 2 मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था, जिससे कि आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि यहाँ से आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो भी प्रीवियस ईयर में या फिर करेंट में जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक का कंप्लीट डिटेल्स के साथ और कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के साथ वीडियो मिलता रहेगा। और यहाँ पे आप लोगों को साइंस के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट डिटेल्स के साथ और उसके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके साथ आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिट ऑफ मैंडमस इज अ फंडामेंटल राइट विच कैन बी क्लासिफाइड अंडर। परमादेश का रिट एक मौलिक अधिकार है किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो इसका ये ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि जो रिट होता है वो भी किसके लिए होता है, जब कोई भी पर्सन अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में रिट फाइल किया जाता है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज में भी इसमें बताया गया है कि अगर फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है कोई भी पर्सन तो किस तरह से उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इसीलिए दोनों सिमिलर मैच करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। अब हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में लिखा गया है और ये आर्टिकल 12 से 35 तक के हैं। और कितने फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया में? 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इसके आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसका आर्टिकल है 29 से 30। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इसका आर्टिकल है 32 से 35। अब जो रीट्स है उसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं और उसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो रीट्स का मतलब होता है कमांड देना, यानी कि अगर कोई भी पर्सन फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो उसके लिए कमांड दिया जाता है किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। और इंडिया में जो रीट्स है वो कौन कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है, इशू किया जाता है? तो ये है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कहाँ पे रीट फाइल होता है? ये होता है सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कहाँ पे इशू किया जाता है रीट्स? हाई कोर्ट में। तो ये किसके लिए होता है रीट्स? फंडामेंटल राइट या फिर जिसे लीगल राइट भी बोलते हैं, उसे किसी भी पर्सन पे इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए ये रीट को फाइल किया जाता है। तो हमारे कंट्री में रीट्स जो हैं वो कितने तरह के हैं? 5 तरह के हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और कोवरेंटो। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जितने भी रीट्स हैं उसके लिए आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को याद रखना है। जैसे कि हैबियस कॉर्पस है, उसके लिए है टू हैव द बॉडी ऑफ, एच फॉर हैबियस और एच फॉर हैव। यानी हैबियस कॉर्पस में याद रखना है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो निर्दोष है तो उसका अधिकार है कि वो अपने तरफ से किसी भी पर्सन को रख सकता है इस प्रूफ के लिए कि वो निर्दोष है। तो ये बताया गया है हैबियस कॉर्पस में। तो इसके लिए ये सेंटेंस है टू हैव द बॉडी ऑफ। उसके बाद है मैंडमस। तो मैंडमस में क्या याद रखना है? एम फॉर मैंडमस और एम फॉर मैंडेटरी। मैंने इस तरह से याद रखा था। मैंडेटरी यानी कि जरूरी है किसी चीज़ को काम करना। तो मैंडमस याद रखना मैंडेटरी, और इसके लिए याद रखना है बी कमांड। मतलब कि यानी कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो रहा है या फिर अपने ड्यूटी को करने से रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, तो उसके काम को फिर से रिज्यूम करने के लिए कमांड दिया जाता है कोर्ट के तरफ से। तो ये होता है मैंडमस में। तो इसके लिए याद रखना है बी कमांड। उसके बाद है प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है मना करना, तो इसके लिए याद रखना है टू फॉरबिड। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होते हैं, एक हाई कोर्ट होता है, हायर कोर्ट होगा और एक लोअर कोर्ट होगा। तो लोअर कोर्ट में अगर कोई भी जुरिस्डिक्शन दिया जाता है और उसमें अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे फर्दर आगे का प्रोसेस करने से रोक दिया जाता है। जो अपर कोर्ट होते हैं, यहाँ पे मैं अपर कोर्ट लिख देती हूँ, तो अपर कोर्ट जो होता है वो उसे रोक देता है। तो ये होता है प्रोहिबिशन। उसके बाद है सर्सरी, तो ये भी कोर्ट से ही रिलेटेड है। इसके लिए याद रखना है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि इसमें जो लोअर कोर्ट है और अपर कोर्ट है, तो लोअर कोर्ट और अपर कोर्ट में, तो लोअर कोर्ट है उसके द्वारा जो भी जुरिस्डिक्शन दिए जाते हैं फाइनल, उसे रिव्यू किया जाता है और अगर उसमें कुछ मिस्टेक पाया जाता है तो जो अपर कोर्ट में होते हैं वो अलग से फिर से उसे सही करते हैं और फिर से जुरिस्डिक्शन को लाते हैं। तो ये होता है सर्सरी। इसमें याद रखना है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। उसके बाद है लास्ट को वारंटो। तो को वारंटो का याद रखना है बाई व्हाट ऑथोरिटी और बाई व्हाट वारंट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी जॉब में है, कोई काम को कर रहा है, कोई पब्लिक ऑफिशियल में है, तो उसे प्रूफ देना होता है कि वो किस अथॉरिटी से इस काम को कर रहा है। तो ये होता है को वारंटो। तो आई होप कि आप लोगों को सारे रीड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली हैज ए डिमांड कर्व। एकाधिकार प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार में एक मांग वक्र होता है। तो ये कैसा होता है, यानी कि अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में कंपेयर किया जाए तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कर्व किस टाइप का होगा। तो ये होता है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है लेस इलास्टिक। अब हम लोग दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है सिंगल सेलर होते हैं। तो अगर सिंगल सेलर होंगे मार्केट में तो उनका सिग्निफिकेंट कंट्रोल होगा पूरे मार्केट पे, यानी कि उसमें कुछ भी कंपटीशन नहीं होगा किसी के साथ। तो ये है मोनोपोली। और इसके बाद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें क्या होते हैं कि फर्म्स बहुत सारे होते हैं, यानी सेलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होता है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट वे में उन्हें सेल करना होता है। तो इसे मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मोनोपोली में तो क्या होगा, सिर्फ एक ही सेलर होंगे, तो यहाँ पे तो कुछ भी कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन 0 है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि सेलर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। सपोज ये एक बिस्किट है, तो इसमें अगर सारे सेलर एक ही बिस्किट को सेल कर रहे हैं तो उसमें श्योर है कि कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो एक सेलर ने कुछ कर दिया इसमें फैट्स कम है और एक ने बोला इसमें शुगर कम है, और इसी तरह से सभी अपने अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम है, एक बिस्किट है। तो इस तरह से अगर जो भी कस्टमर होंगे उस तरह से डिफ्रेंशिएट करके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, खरीदेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कंपटीशन होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो मोनोपोली है उसमें कुछ भी कंपटीशन नहीं है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में कुछ कंपटीशन है। तो मोनोपोली में क्या होगा, ये लेस इलास्टिक होगा। मोनोपोली जो है इलास्टिक, यानी कि यहाँ पे जितने भी इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जितने ज़्यादा ऑप्शन होगा कस्टमर के पास उतने ज़्यादा वो इलास्टिक होगा। तो यहाँ पे मोनोपोली में तो कुछ भी ये कंपटीशन नहीं है, ऑप्शंस नहीं है कस्टमर के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा लेस इलास्टिक, यहाँ पे कम ऑप्शंस हैं। तो इसलिए जो मोनोपोली है वो लेस इलास्टिक होता है इन कंपैरिजन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ आर्ग्यूमेंट हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट ब्रिटेन हैज कंप्लीटली ड्रेनिंग इंडिया। अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा था। तो ये किसने लिखा था अपने बुक में, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ये बुक को लिखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ को, जिसमें बताया था कि ब्रिटेन है जो
कम्प्लीटली इंडिया को ड्रेन कर रहा है। तो अब हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसे देखेंगे। तो सबसे पहला है यंग इंडिया, इसे लिखा है M.K. गांधी ने। हरिजन, इसे भी लिखा है महात्मा गांधी ने। फिर है नवजीवन, इसे भी महात्मा गांधी ने। हिंदू स्वराज, इसे भी लिखा है महात्मा गांधी ने। उसके बाद है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसे भी लिखा है महात्मा गांधी ने। उसके बाद है केसरी, इसे लिखा है बाल गंगाधर तिलक। द मराठा, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर, गोपाल कृष्ण गोखले। नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा। कर्मयोगी, स्वामी विवेकानंद। युगांतर, श्री अरविंदो। वंदे मातरम, अरविंद घोष। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। इंडिया स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। उसके बाद है इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, नयनतारा सहगल। ये होगा इम्पोर्टेंट बुक्स जहाँ से आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द बेदास वर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स फ्रॉम विच कंट्री हु फॉरेज्ड, हंटेड एंड लिव्ड इन कोहेसिव ग्रुप्स इन केव्स इन डेंस फॉरेस्ट। बेदास किस देश के पारंपरिक वनवासी थे जो घने जंगलों में गुफाओं में एकजुट समूहों में रहते थे। तो ये जो बेदास है वो कौन से कंट्री से थे? ये थे श्रीलंका से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। इन फील्ड हॉकी डैश अकर्स व्हेन अ प्लेयर पुशेस द बॉल एंड लिफ्ट्स इट ऑफ द ग्राउंड। फील्ड हॉकी में डैश होता है जब एक खिलाड़ी गेंद को धक्का देता है और इसे जमीन से ऊपर उठाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं फ्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन 2022 द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT advised which of the following ministries to form the 3-member panel to frame guidelines for a state environment impact assessment authority SEIAA। 2022 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाने की सलाह दी? तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जैसे कि इसमें जो NGT है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसे अगर आप लोगों को पता नहीं भी होता तब भी आप लोग डायरेक्टली इसे मार्क कर सकते थे कि ये इन्वायरमेंट वाला जो मिनिस्ट्री होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो एक कैसा बॉडी है? वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब कि ये जो बॉडी होते हैं इसे किसी भी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं बताया गया है, इसे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बताया जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और अदर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, यानी कि इसका काम होता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना। ये बनाया गया है NGT एक्ट 2010 का एक्ट आया, उसमें NGT को बनाया गया। और इंडिया जो है ये 3rd कंट्री है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जिसने कि NGT को सेटअप किया है, बनाया है। और जो NGT का हेडक्वार्टर है नेशनल, वो कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में। और इसका जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो है भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में।
इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। और इसका पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। अब यहाँ पे जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट आए हैं उसे देख लेंगे ईयर बाय ईयर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिससे कि याद रखना आसान होगा। तो सबसे पहले आया द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके बाद आया द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, उसके बाद आया द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसके बाद आया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, उसके बाद आया है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और लास्ट आया है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इन MS Word which option lets you align text so that it appears vertically at the bottom of a cell or text box। तो इस MS Word में पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन के द्वारा हम लोग वर्टिकली जो लिखा होता है उसे बॉटम में अलाइन कर सकते हैं। तो ये होता है बॉटम अलाइनमेंट से। तो यहाँ पे मैंने फोटो लगाया है MS Word का। तो जब आप लोग MS Word को ओपन करेंगे तो इस तरह का ओपन होकर आएगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फाइल का, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, इस तरह से। तो हम लोगों को किसको सिलेक्ट करना है? तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना है? इंसर्ट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ से जब इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होकर आएगा। तो उसमें जाना है टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो इस तरह से बहुत सारा टेक्स्ट बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो इसमें से क्या करना है? किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसमें कुछ टाइप करेंगे। सपोज कि इसे सिलेक्ट किया आपने, तो इसमें अगर कुछ सेंटेंसेस को टाइप करने पे अगर उसके बाद क्या करना है? बॉटम में इसे अलाइन करना है। सपोज ये ऊपर है तो इसे नीचे करना है। तो क्या करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद किस में जाएंगे? शेप फॉर्मेट में जाएंगे। तो शेप फॉर्मेट में क्या आएगा? एक ऑप्शन आएगा अलाइन टेक्स्ट का, और अलाइन टेक्स्ट पे जब टैप करेंगे तो क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन आ जाएगा टॉप, मिडिल और बॉटम। तो अगर नीचे करना है, बॉटम में करना है तो बॉटम को सिलेक्ट करना है। तो ये जितना भी सेंटेंस आपने टाइप किया था वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉटम अलाइनमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, What is the circumference of a football approved by the International Football Association Board (IFAB)? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड IFAB द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि क्या है? तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 68 से 70 सेंटीमीटर। ये होता है फुटबॉल का सर्कमफ्रेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इन द ईयर 2022? निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2022 में पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये कौन सा स्टेट है? यह स्टेट है महाराष्ट्र। तो ये है करेंट अफेयर का क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव रिंग्स अराउंड इट? निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर 4 मरकरी। इसमें रिंग्स नहीं होते हैं। तो आप देख लेते हैं कि किस किस प्लैनेट में रिंग्स होता है और किस में नहीं होता है। तो जिसमें रिंग्स होते हैं उसमें है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और जिसमें रिंग्स नहीं होते हैं उसमें है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच लैंग्वेज इज कॉल्ड इटालियन ऑफ द ईस्ट? किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है तेलुगु को। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैज अ सेगमेंटेड स्पाइनल कॉलम विद द
some primitive forms having the spinal cord represented by a notochord। जानवरों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में कुछ आदिम रूप के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी को एक नोटोकॉर्ड द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, इसमें बोन होते हैं, बैकबोन होते हैं, इसमें स्पाइनल कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड होता है, सेगमेंटेड बॉडी होता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। वैसे मैंने CHSL 2024 में जितने भी साइंस के क्वेश्चंस जो भी बायोलॉजी का है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का है, अलग अलग करके उसे अलग अलग वीडियो में मैंने उसे एक्सप्लेन किया है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिससे कि आप लोगों को आइडिया होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तीनों ही वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप लोग इसे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? कार्नेटिक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदरदास। पुरंदरदास जो है वो कार्नेटिक म्यूजिक के फादर कहे जाते हैं। तो पुरंदरदास जो है वो 16th सेंचुरी के कंपोजर और म्यूजिशियन थे, कर्नाटका से थे, और इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने 425,000 सॉन्ग्स को कन्नड़ और संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया है। और जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो विजयनगर एम्पायर से ही फ्लरिश हुआ है, इसके बारे में ये ज़्यादा फेमस हुआ है 12वीं-16वीं सेंचुरी के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका है महेंद्रगिरी, इसका नेम है ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक का नेम। अब हम लोग जितने भी हाईएस्ट पीक हैं अलग अलग प्लेसेस के उसे देखेंगे। तो इंडिया का अगर पूछा जाएगा तो ये है K2, गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। अरावली का पूछा जाएगा तो ये है गुरु शिखर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ईस्टर्न घाट का है कौन सा? महेंद्रगिरी, जिसे दोडी मुंड भी बोला जाता है, ये है कहाँ? ओडिशा में। वेस्टर्न घाट्स का पूछा जाएगा तो ये है अनाईमुड़ी, जिसे जो कि है केरला में। सतपुड़ा का है धूपगढ़, जिसे महादेव हिल्स भी बोला जाता है, ये है मध्य प्रदेश में। नीलगिरी का है डोडाबेटा, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। अंडमान निकोबार का है सैडल पीक। अरुणाचल प्रदेश का है कांगटो। गुजरात का है सरकाला। महाराष्ट्र का है कालसुवई, जो कि कहाँ है? इगाटपुर के पास में है। झारखंड का है पारसनाथ। मिजोरम का है ब्लू माउंटेन। नागालैंड का है सलामती पीक। सिक्किम का है कंचनजंगा और उत्तराखंड का है नंदा देवी। ये डिफरेंट प्लेसेस के हाईएस्ट पीक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ कैन ICT इनहैंस द ओपननेस ऑफ ई लैंड रिकॉर्ड्स? ICT ई भूमि अभिलेखों के खुलेपन को कैसे बढ़ा सकता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्या करता है? इनेबलिंग क्विक सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो ICT के बारे में अब देख लेते हैं। तो ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। ये लैंड रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए, और जो लैंड रिकॉर्ड है उसके पहुंच तक, मतलब यानी कि कोई भी पर्सन को अगर लैंड रिकॉर्ड्स चाहिए तो उसके पास तक आसानी से पहुंच को बढ़ाने के लिए इसे लाया गया है। ICT को एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसे लाया गया है। ये क्या करता है? लैंड रिकॉर्ड्स को इफेक्टिवली मैनेज करता है, और जो ट्रांसपेरेंसी है लैंड ट्रांजैक्शन में उसे इंक्रीज करता है, यानी कि जो जमीन का खरीद बिक्री होता है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, इस चीज़ को बढ़ावा देता है। और स्टैक होल्डर के पास जो लैंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसके लिए बेटर एक्सेस प्रोवाइड करता है। और ये होते हैं लैंड्स होते हैं, उसके बारे में सही से डेटा भी एनालिसिस करने में हेल्प करता है। तो ये होता है ICT। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ईयर डिड इंडियन आर्चर्स पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988। तो ये कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सारे ईयर्स को याद रखना कि कौन से गेम को ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया गया, ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। वैसे मैं एक ओलंपिक का वीडियो लाऊंगी जिसमें जिस टाइम से ओलंपिक का स्टार्ट हुआ और अभी तक का जितना भी परफॉर्मेंस है इंडिया का, वो सभी का डिटेल्स उसमें होगा, उस तरह का वीडियो लाऊंगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है एक्सेप्शनल है, इसे नहीं नेग्लिजिबल लोग ही कर पाएंगे इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच फोक सॉन्ग इज बेस्ड ऑन महाभारता इन विच भीमा इज पोर्ट्रेड एज द हीरो। कौन सा लोकगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये है कौन सा नृत्य, पंडवानी। पंडवानी नृत्य में महाभारत के ये पंडवानी नृत्य है जो महाभारत पे बेस्ड है, और इसमें भीम के बारे में, भीम को हीरो की तरह दिखाया गया है। तो आज भी हम लोग इम्पोर्टेंट फोक डांस को देख लेते हैं, फोक सॉन्ग को देख लेते हैं, सॉरी, जो कि इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आंध्र प्रदेश का है मडिगा डप्पू, माला मडिका। असम का है बिहू गीत, टोकरी गीत, कामरूपी लोकगीत, गोलपरिया लोकगीत और बोध गीत। बिहार का है सोहर, समडुआन और नाचरी। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का पंडवानी, गुजरात का है गरबा, दोहा और सानेडो। उसके बाद झारखंड का झुमैर, डोमकच, कर्नाटका का है भावगीते, डोलुकुनीता। उसके बाद है महाराष्ट्र का भावगीते, लावनी, पोबड़ा, भजन, प्रवचन, भक्ति गीते, नाट्य संगीत, भारूद, गोंधल, ललिता, अभंग और तुम्बाड़ी। उसके बाद है उड़ीसा, यहाँ से है संबलपुरी और ललिता। पंजाब का है महियान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का है सूफी फोक रॉक और नॉर्थ इंडिया का है बिरहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच सीजन डज द इंडियन फेस्टिवल होली अकर एवरी ईयर। हर साल भारतीय त्योहार होली किस मौसम में होता है। तो ये कब होता है, स्प्रिंग सीजन में। उस टाइम ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसे की गई है। तो ये इंडिया में कैसा है, ये है 3 टियर सिस्टम। तो इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो 3 टियर है। इसमें कौन कौन से आते हैं, सब हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये है 3 टियर सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा, इससे रिलेटेड कौन सा नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर 2, इट इन्फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द थर्ड 5 ईयर, इट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। बाकी जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शंस हैं, वो 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेट करते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 का है, IPR 1956, ये पार्लियामेंट के द्वारा कब लाया गया, ये लाया गया था 1956 में, और इसमें इंडस्ट्री का डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बताया गया। ये 1948 के बाद सेकेंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है, जो कि इंडस्ट्री के बारे में है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में है। और जो IPR 1956 है वो की पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री में, जो कि गवर्नमेंट्स के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हेल्प करता है। और ये 1991 तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। अब जो 1956 का IPR है उसमें क्या क्या इंक्लूड्स है उसे देखते हैं, इंक्लूडेड है क्या क्या उसे देखेंगे।
तो इसमें है emphasize the need to expand the public sector and cooperative sector। इसमें पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करने पे जोर दिया गया। उसके बाद है encourage the separation of ownership and management in private industry, यानी कि ऑनरशिप और मैनेजमेंट को सेपरेट करने पे जोर दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद है साउट टू प्रिवेंट द राइज ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज, और जो प्राइवेट मोनोपोलीज था उसे कम करने पे जोर दिया गया। उसके बाद है क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। उसके बाद है रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग टू ओपन और एक्सपैंड एनी इंडस्ट्री, यानी किसी भी इंडस्ट्री को अगर ओपन करना है तो उसके लिए लाइसेंस होना नेसेसरी है। उसके बाद लास्ट है ऑफर्ड कंसेशंस टू लियोल इंडस्ट्रीज टू सेटअप इन बैकवर्ड रीजन, यानी कि अगर कोई भी कंपनी अगर बैकवर्ड रीजन में अपनी इंडस्ट्री को ओपन करना चाहती है तो उसे कुछ कंसेशन डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी उसे कुछ प्रीफरेंस दिया जाएगा। अब जो IPR 1956 है वो किससे रिलेटेड है? वो इंडिया के सेकेंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, जो कि फोकस्ड किस पे है? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने और उसका डेवलपमेंट करने पे, और कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे इसमें जोड़ दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर of soluble solids by dissolving them in a suitable hot solvent and then slowly reducing the temperature is called। घुलनशील ठोस पदार्थों के मिश्रण को एक उपयुक्त गर्म विलायक में घोलकर अलग करने और फिर धीरे धीरे तापमान को कम करने की विधि कहलाती है। तो ये क्या होती है, या क्या कहलाती है? ये कहलाती है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है, और साइंस के क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले ही बताया कि उसका लिंक मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप डिटेल में उसे देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हु इज द ऑथर ऑफ नाट्यशास्त्र? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है भरत मुनि। तो भरत मुनि के बारे में हम लोग देख लेंगे कुछ फैक्ट्स को। तो भरत जो है वो इंडियन सेज है, इंडियन साधु हैं। उन्होंने नाट्यशास्त्र को लिखा है, और जो भरत हैं उन्होंने नाट्यशास्त्र को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, और भरत को फादर ऑफ इंडियन थिएट्रिकल आर्ट्स फॉर्म्स भी बोला जाता है, और ये फेमस है किसके लिए? रास थ्योरी के लिए। उसके बाद जो नाट्यशास्त्र है उसे कंसीडर किया जाता है इंडियन क्लासिकल डांस के फाउंडेशन के रूप में, और ये जो इन्फ्लुएंस हुआ है, और इंडिया का जो डांस, म्यूजिक और लिटरेरी ट्रेडिशन है उस पे भी इसका इफेक्ट हुआ है, यानी कि ये भी इससे इन्फ्लुएंस हुआ है। इंडिया का जो डांस, म्यूजिक और ट्रेडिशनल लिटरेरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। हु टुक ओथ एज अ CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑन 29 मई 2023? 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब बना है? ये 1964 में बना है। और किस लिए बना है? ये गवर्नमेंट के अंदर करप्शन को रोकने के लिए बना है, और इसे अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी कौन है CVC? ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कब से हैं? 28 दिसंबर 2022 से हैं। और इसका टर्म लेंथ क्या होता है? इसका होता है 4 इयर्स हो या फिर 65 ईयर कंप्लीट हो, दोनों में से कोई भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये टर्म कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following terms was used for the land granted to Brahmins during the Chola Empire? चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मदेय, यानी कि ब्राह्मण को अगर भूमि दिया जाता है था चोला पीरियड के टाइम में तो उसे बोला जाता था ब्राह्मदेय।
अब हम लोग और भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं जो कि चोला पीरियड के टाइम में, चोला एम्पायर के टाइम में यूज किया जाता था। तो ब्राह्मदे यूज किया जाता था किसके लिए? टैक्स फ्री लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणीज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल प्लॉट और इंटायर विलेज। ब्राह्मण को दिया जाता था लैंड टैक्स फ्री, उसे बोला जाता ब्राह्मदे। फिर था साल भोग, ये किसके लिए यूज होता था? स्कूल के मेंटेनेंस में जो लैंड दिया जाता था उसके लिए यूज होता था साल भोगा। उसके बाद है देवदान और तिरुना मट्टुकनिंग, ये किसके लिए यूज होता था? टेम्पल के लिए अगर लैंड गिफ्ट किया जाता था उसके लिए यूज किया जाता था देवदान और तिरुना मट्टुकनी। उसके बाद है पली छंदम, इस किसके लिए था? जैन इंस्टीट्यूशन के लिए लैंड डोनेट किया जाता था, उसे बोलते थे पली छंदनम। उसके बाद है लास्ट बेलन बगई, ये होता था नॉन ब्राह्मण को अगर लैंड दिया जाता था उसे बोलते थे बेलन बगई। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड विथ अ सिंपल मेजोरिटी? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसे साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 21 है जिसे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 किसके बारे में है? ये है आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में। अब हम लोग जितने भी मेजोरिटी हैं, सिंपल, स्पेशल, ये सभी को देखेंगे और किसके अंदर में कौन सा आर्टिकल आता है और किसके लिए कौन सा कंडीशन होता है अमेंडमेंट के लिए। तो सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी, इसमें क्या होता है? तो सिंपल मेजोरिटी के लिए कंडीशन क्या होता है? इसमें जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट में उसके 50% मेंबर का वोट होना चाहिए। और इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आता है? इसमें आर्टिकल 3 आता है और आर्टिकल 169 आता है। आर्टिकल 3 में क्या है? इसमें पार्लियामेंट स्टेट के बाउंड्री, नेम्स और एरिया को चेंज कर सकता है। और उसके बाद आर्टिकल 169 आता है जिसमें कि अलाउ पार्लियामेंट टू एबॉलिश और क्रिएट द सेकेंड, इसमें थोड़ा टाइपिंग इधर है तो इसे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट है जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसे एबॉलिश कर सकता है या फिर क्रिएट कर सकता है। यानी कि सिंपल मेजोरिटी के हेल्प से आर्टिकल 3 और आर्टिकल 169 में चेंज लाया जा सकता है, यानी कि इसमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद है स्पेशल मेजोरिटी। तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है? इसके लिए जितने भी स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट का उसका 2/3 जो टोटल स्ट्रेंथ होगा उसका, या फिर जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 वोट होना चाहिए, तभी स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो सकता है। और इसके अंदर में क्या क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स और DPSP। उसके बाद है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसमें क्या होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होता है उसका 50% से ज़्यादा वोट होना चाहिए, तभी वो अमेंडमेंट लाया जा सकता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के हेल्प से। उसके बाद लास्ट है इफेक्टिव मेजोरिटी। इसमें क्या होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से जो वैकेंट सीट है उसे माइनस करने के बाद जो भी डेटा होगा उसका 50% वोट होना चाहिए, तभी वो होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये थे अमेंडमेंट के कुछ रूल जिसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट लाया जाता है। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी।
तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया सेट 3 को, और आगे इसी तरह का मैं CHSL और CGL और जो भी SSC के और भी एग्जाम्स होते हैं उसका सेट बाय सेट आगे जो SSC 2025 में एग्जाम्स होंगे उसके पहले मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ सजेशंस हो या फिर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मैसेज डालें। तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।